नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में प्रमुख जानकारियां हमने पढ़ ली थी। आज हम मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। हमने अपनी जो पिछली कक्षा थी उसमें प्रमुख रियासतों के बारे में अध्ययन किया था और जो मोटे तौर पर जानने की कोशिश की कि पुराने समय में स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था राजपूताने में। और इसके बाद में हमने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत देखे थे। आज हम प्रमुख राजवंशों के अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेवाड़ राज्य के इतिहास को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मेवाड़ राज्य का इतिहास जानने से पहले सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर गुहिल वंश, यहाँ पर किसका? गुहिल वंश, उसके बाद में कह सकते हैं सिसोदिया, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश का क्या था? शासन रहा। कहाँ पर? मेवाड़ में। और इसके बारे में आप कह सकते हैं जो मेवाड़ राज्य का इतिहास है, यहाँ पर गुहिल वंश और सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक शासन किया। तो संसार का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। कौन सा? गुहिल वंश या सिसोदिया वंश। ठीक है, संसार का सबसे प्राचीन राजवंश। मेवाड़ राज्य का इतिहास हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें मेवाड़ राज्य के अंतर्गत कौन कौन से जो ज़िले हैं वर्तमान में मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मेवाड़ के अंतर्गत एक तो उदयपुर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, इसके अलावा भीलवाड़ा और राजसमंद, ये जो इलाके हैं ये मेवाड़ के अंतर्गत ही आते हैं। आपको ध्यान में रखना है मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जिले प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो यहाँ जो महाभारत काल या कह सकते हैं महाजनपद काल में ये जो मेवाड़ है वो सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? सिवी जनपद के अंतर्गत। मेवाड़ किसके अंतर्गत आता था? सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। और सिवी जनपद की जो राजधानी है, सिवी जनपद की राजधानी का नाम था मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका। और इस मध्यमिका का ही वर्तमान में जो नाम है वो नाम है नगरी। वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? नगरी के नाम से जानी जाती है, जो चित्तौड़गढ़ में आता है। तो ध्यान रखेंगे महाभारत काल या महाजनपद काल में यह सिवी जनपद के या सिवी महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी मध्यमिका थी और वर्तमान में जो किस नाम से जानी जाती है? नगरी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन समय में मेर जाति, प्राचीन समय में कौन सी जाति? मेर या कह सकते हैं मेव जाति का बाहुल्य। मेव जाति का क्या था? बाहुल्य। मेव जाति का बाहुल्य होने के कारण इसे किन किन नामों से जाना गया है? तो एक तो मेदपाट कह सकते हैं, प्रागवाट कह सकते हैं। मेदपाट या प्रागवाट अलग अलग नाम है। मेदपाट संस्कृत में है और प्रागवाट हिंदी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। प्राचीन समय में मेर या मेव जाति का बाहुल्य होने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना गया है। और इसका जो दोनों है, इसका जो अर्थ है वो मेरों का देश। अर्थ क्या होता है? मेरों का देश, या कह सकते हैं मेर जाति द्वारा
रक्षित प्रदेश, एक ही बात है, मेर जाति द्वारा रक्षित प्रदेश, यह आपको ध्यान रखना है। मेदपाट या प्रागवाट का अर्थ क्या होता है। कालांतर में इसका नाम क्या पड़ गया, मेवाड़। कालांतर में इसका नाम क्या पड़ा, मेवाड़ पड़ा। ठीक है, कालांतर में नाम क्या पड़ा, मेवाड़ पड़ गया। और मेवाड़ के जो शासक हैं ये क्या हैं, सूर्यवंशी। क्या हैं दोस्तों, सूर्यवंशी। यह मेवाड़ के जो गोहिल राजा रहे हैं, सिसोदिया वंश के जो राजा रहे हैं, ये अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं और अपने आप को कहते हैं हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के महाराणा अपने आप को क्या कहते हैं, हिंदुआ सूरज कहलाते हैं या कहते हैं अपने आप को। इसके क्या प्रमाण हैं, इसके प्रमाण क्या हैं, तो प्रमाण में सबसे पहली बात तो यही आती है कि मेवाड़ के महाराणा अपने आप को क्या कहते हैं, हिंदुआ सूरज कहते हैं। इसके अलावा दूसरी बात है कि मेवाड़ का जो झंडा है, मेवाड़ का झंडा या राज चिन्ह, इसके ऊपर इन्होंने किसकी, सूर्य की आकृति, किसकी आकृति, सूर्य की आकृति अंकित की है। मेवाड़ के झंडे के ऊपर सूर्य की आकृति अंकित की हुई है और उस झंडे के नीचे लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार, ये बात लिखी हुई है झंडे के नीचे। तो ये आपको ध्यान में रखना है विशेष रूप से। मेवाड़ के झंडे के नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसका नाम है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो एक जानकारी, यानी मेवाड़ के महाराणाओं के, मेवाड़ के जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनके सूर्यवंशी होने की क्या प्रमाण है। पहला प्रमाण आता है कि अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते हैं। इनके झंडे या राज चिन्ह के ऊपर सूर्य की आकृति अंकित दिखाई देती है और नीचे क्या है, ये लाइन लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। और इसके अलावा जो कालभोज था, मेवाड़ का जो शासक था कालभोज, उसने अपने सोने के सिक्कों पर, सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति, सूर्य की आकृति अंकित करवाई। तो ये भी एक तरह से क्या है, सूर्यवंशी होने का प्रमाण है। और उसके बाद में मेवाड़ का महाराणा होगा कुंभा। कुंभा ने अपने लेखों में, कुंभा ने अपने लेखों में सूर्यवंशीय, सूर्यवंशीय क्षत्रिय अंकित करवाया या लिखवाया। ठीक है, ये चारों बातें, 4-5 बातें हैं जो आपको इनके सूर्यवंशी होने के प्रमाण के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, कालभोज के सोने के सिक्कों के ऊपर सूर्य की आकृति अंकित थी, जो दर्शाता है कि मेवाड़ के महाराणा क्या थे, सूर्यवंशी थे। और कुंभा ने अपने लेखों में सूर्यवंशी क्षत्रिय अंकित करवाया, लिखवाया, जो इनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में, गुहिल वंश की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो आपको बताने हैं। गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत हैं, तो मुख्य रूप से सिद्धांत पे आप, एक तो इतिहासकार है, नाम है अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, इतिहासकार अबुल फजल ने मेवाड़ के जो गुहिल शासक हैं, मेवाड़ के गुहिल शासक, पूरा ही देख लीजिए, मेवाड़ के गुहिल शासकों को ईरान के नौशेखा आदिल, नौशेखा आदिल की संतानें बताया। आदिल की क्या बताया, संतानें। मेवाड़ के गुहिल शासकों को ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें किस इतिहासकार ने बताया है, अबुल फजल ने। उसके बाद में अगला जो इतिहासकार आता है कर्नल जेम्स टोड,
कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मेवाड़ के गुहिल वल्लभी पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। वल्लभी के शासक शिलादित्य के क्या हैं? वंशज हैं। ये किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि मेवाड़ के जो गुहिल शासक हैं, वल्लभी के या गुजरात के जो शासक हैं शिलादित्य, उसके वंशज हैं। और सबसे ज़्यादा प्रमुखता इसी बात को दी जाती है, सबसे प्रमाणिक जो मत माना जाता है वो कर्नल जेम्स टोड का ही माना जाता है। मेवाड़ के जो गुहिल शासक थे वो शिलादित्य के ही क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं। इन्हीं का पुत्र था गुहिल, जिसको आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक माना जाता है मेवाड़ के गुहिल वंश का। इसके अलावा अगर और देखना चाहें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के जो गुहिल शासक हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं कि ये मेवाड़ के गुहिल आनंदपुर, ये पड़ता है वडनगर में, ये गुजरात के आसपास का ही क्षेत्र है। आनंदपुर वडनगर के रहने वाले ब्राह्मणों के वंशज हैं। ब्राह्मणों के वंशज, गुहिलों को क्या बताया? आनंदपुर वडनगर के रहने वाले ब्राह्मणों के वंशज बताया। किसको? गुहिलों को। किस इतिहासकार के द्वारा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। ये आपको विशेष रूप से 3 बातें ध्यान रखनी है। जो सर्वाधिक मान्य मत है सबसे ज़्यादा, वो कर्नल जेम्स टोड का ही माना जाता है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड और इनके अलावा मोहनोत नैन्सी विख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। मोहनोत नैन्सी, ये 2 रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं की हैं। कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन्सी ने मेवाड़ के गुहिलों की 24 शाखाएं बताई हैं। गुहिलों की कितनी? 24 शाखाएं बताई हैं। गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं। किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन्सी ने। इनके बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जो कुल देवता हैं, गुहिलों के या गुहिल शासकों के कुल देवता कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल देवता हैं एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है। कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा निर्मित करवाया गया है। तो मेवाड़ शासकों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी हैं। और मेवाड़ के जो शासक हुए हैं उन्होंने एकलिंगनाथ जी को अपना आराध्य माना है, मेवाड़ का शासक माना है और स्वयं को इनका दीवान मानकर ही शासन किया है। ठीक है। उसके बाद में एक होता है कुल देवता, एक होते हैं आराध्य देवता। ये कौन रहे हैं? तो ये हैं चार भुजानाथ। ये कहाँ पर हैं? तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ये हैं केलवाड़ा राजसमंद में। ये चार भुजानाथ जी इनके देवता माने जाते हैं। मेवाड़ शासकों की कुलदेवी तो बाण माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? एक तो राजसमंद में है और एक चित्तौड़गढ़ में है। और इसके अलावा इनकी आराध्य
केलवाड़ा नहीं है, ये गढ़भोर। कहाँ पड़ता है ये? गढ़भोर राजसमंद, गढ़भोर राजसमंद। ठीक है। चार भुजानाथ जी मेवाड़ के गुहिल शासकों के आराध्य देवता हैं और कुल देवी है बाणमाता। इसके दो मंदिर हैं, कुल देवी बाणमाता के दो मंदिर, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और दूसरा केलवाड़ा राजसमंद में। यहाँ ध्यान रखना है आपको। और आराध्य देवी कौन सी है? अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, जिसको बरवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मंदिर कहाँ है? तो ये चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाण माता के दो मंदिर हैं, एक तो है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, और एक कहाँ पर है? केलवाड़ा में, केलवाड़ा राजसमंद। ये लीजिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेवाड़ के गुहिल शासकों के कुल देवता एकलिंग नाथ जी हैं। मंदिर इनका कैलाशपुरी उदयपुर में है। और मेवाड़ के महाराणा स्वयं को इनका दीवान मानकर ही शासन करते थे। राजा किसको मानते थे? एकलिंग नाथ जी को ही मानते थे। आराध्य देवता चार भुजानाथ जी, गढ़बोर राजसमंद में इनका मंदिर है। और कुलदेवी बाणमाता, इसके दो मंदिर हैं, एक चित्तौड़गढ़ में और दूसरा केलवाड़ा राजसमंद में। इसके अलावा इनकी जो आराध्य देवी है वो अन्नपूर्णा देवी, जिसको बरवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यह आपको ध्यान में रखना है। और मेवाड़ जो गुहिल शासक हैं, इनकी जो प्रथम राजधानी है, प्रथम राजधानी ये कौन सी है? तो प्रथम राजधानी आपको ध्यान रखना है नागदा। और इनकी जो अंतिम राजधानी है वो है उदयपुर। अंतिम राजधानी कौन सी है? उदयपुर है। ये आपको ध्यान में रखना है। समय समय पर जो भी शासक हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं, किस किस शासक ने कौन कौन से समय में मेवाड़ की अलग अलग राजधानियाँ स्थापित की, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जब उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर ये बातें आ जाएंगी। मोटे तौर पर पहली राजधानी नागदा बनाई कालभोज ने। उसके पश्चात आपको पता है अल्लट होंगे, राजा अल्लट, वो राजधानी आहड़ को बनाएंगे। उसके पश्चात आगे जो जेतर सिंह आएंगे, रावल जेतर सिंह, वो चित्तौड़ को बनाएंगे। उसके बाद में उदयपुर राजधानी बनाएंगे कौन? उदय सिंह जी। और इसके अलावा वो दूसरी राजधानी गोगुंदा को भी बनाएंगे। महाराणा प्रताप आएंगे तो कुंभलगढ़, और उसके पश्चात चावंड को राजधानी बनाएंगे। उसके पश्चात आगे जो महाराणा अमर सिंह जी आएंगे, पुनः राजधानी चित्तौड़ बनाएंगे। और उसके पश्चात आगे जो राजधानी हो जाएगी अंत में जो स्वतंत्रता तक रहेगी, उदयपुर, ये मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेवाड़ के का जो शासक था नंबर 1 पर, आप यहाँ पर उनका नाम ध्यान रखेंगे, गुहिल। गुहिल कह सकते हैं, गुहिलोत कह सकते हैं। इसके अलावा गुहादत्त कह सकते हैं। इसके अलावा गुहिलादित्य कह सकते हैं। एक ही व्यक्ति के नाम है ये। आपको इनमें से कोई भी नाम मिले तो आप कंफ्यूज न हो, सभी एक ही व्यक्ति के नाम मिलते हैं। ठीक है। ये जो गुहिल है, गुहिलोत है, गुहादत्त है, गुहिलादित्य है, ये मेवाड़ के गुहिल वंश का, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल पुरुष। तो मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष किसे कहा जाता है? गुहिल को कहा जाता है। और इन्होंने मेवाड़ में गुहिल वंश की जो स्थापना की थी वो कब की थी? 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में। ठीक है। ये इनके बारे में आपको जानकारी ध्यान में रहनी चाहिए। गुहिल, गुहिलोत, गुहादत्त या गुहिलादित्य मेवाड़ में गुहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक माना जाता है। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखिए कुछ बातें हैं। वेव संवत, वेव संवत या वेव संवान कह सकते हैं।
जो सूर्य है, सूर्य से तो उत्पत्ति है, सूर्य के 8वें पुत्र मनु कहे गए हैं, उसी से आगे आगे उत्पत्ति है। इसी वंश में पैदा हुए दशरथ, राजा दशरथ, दशरथ से पुत्र पैदा हुआ कौन? राम। और राम से पुत्र पैदा हुआ कौन? 2 पुत्र हुए राम के, भगवान राम के, एक थे लव और दूसरे थे कुश। ठीक है, तो कुश का 108वां वंशज, कुश का 108वां वंशज हुआ, उसका नाम था विजयभूप। क्या नाम था? विजयभूप, विजयभूप। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी जो राजधानी रही वो राजधानी रही अयोध्या। राजधानी कौन सी रही? अयोध्या। और उसके पश्चात अयोध्या को छोड़कर इनका मन नहीं लगा विजयभूप का, और अयोध्या को छोड़कर अपने राज्य का साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से शायद ये पश्चिम भारत की तरफ आ गए। और विजयभूप कहाँ आ जाते हैं? ये आ जाते हैं वल्लभी नगर। कहाँ आ जाते हैं? वल्लभी नगर। ठीक है, वल्लभी नगर आ जाते हैं। वल्लभी नगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वल्लभी नगर गुजरात आ गए। और यहाँ आने के पश्चात इनका जो छठा वंशज था, विजयभूप का छठा वंशज, उसका नाम क्या था? शिलादित्य। शिलादित्य, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कहने का मतलब राजधानी वल्लभी नगर को बना लिया विजयभूप ने, और इसी का छठा वंशज था कौन? शिलादित्य। ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर शिलादित्य का ही पुत्र होगा कौन? गुहिल। कौन होगा? गुहिल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके जो पिता थे, पिता का नाम आप ध्यान रखेंगे शिलादित्य, और माता का नाम था पुष्पावती। माता का नाम क्या था? पुष्पावती। ये आबू के परमार राजकुमारी थी, परमार वंश की राजकुमारी थी कौन? पुष्पावती। तो एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुहिल, गुहिलोत, गुहादत या गुहिलादित्य, इन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। इस कारण इनको गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। देखिए विहुसमान जो सूर्य हैं, इन्हीं से जो उत्पत्ति हुई है, इसके अंतर्गत जो भगवान दशरथ हुए, राजा दशरथ हुए, उनके पुत्र राम, और राम के 2 पुत्र हुए लव और कुश। तो कुश का 108वां वंशज हुआ विजयभूप। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राजधानी रही है राजाओं की, वो रही है अयोध्या। विजयभूप कहाँ आ गए? वल्लभी नगर गुजरात आ गए, और इन्होंने अपनी नई राजधानी किसको बना लिया? वल्लभी नगर गुजरात को बना लिया। और विजयभूप का छठा वंशज हुआ कौन? शिलादित्य। ठीक है, तो ये छठा वंशज शिलादित्य कहाँ पर राज कर रहा है? वल्लभी नगर गुजरात पर वर्तमान में। कहने का मतलब 566 ईस्वी से पहले क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं गुहिल में। तो गुहिल के पिता कौन है? शिलादित्य। माता का नाम क्या है? पुष्पावती। आबू की परमार राजकुमारी थी। तो इन दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात एक कहानी सी है दोस्तों। शिलादित्य का विवाह पुष्पावती से हुआ, और विवाह होने के पश्चात इनकी 6 पुत्रियां हुई। क्या हुई? 6 पुत्रियां हुई, एक भी पुत्र नहीं हुआ। उसके पश्चात क्या होता है कि पुष्पावती अगली बार जब गर्भवती होती है, तो आबू में एक देवी का मंदिर है, अर्बुदा देवी। कहने का मतलब अपने पीहर में मनौती मांगने के लिए गई कौन? पुष्पावती अर्बुदा देवी के यहाँ, और पीछे रह गए वल्लभी नगर में अकेले कौन? शिलादित्य। और पीछे से आक्रमण कर दिया किसने? मलेच्छों ने, अरबों ने आक्रमण कर दिया शिलादित्य पर, और शिलादित्य अरबों के इस आक्रमण में क्या हो गए? मारे गए। उसके पश्चात जब ये सूचना मिली किसको? पुष्पावती को। तो आपको पता है राजपूतों में, क्षत्रियों में ये एक प्रकार की प्रथा है कि जब जो शासक है युद्ध में मारा जाता है तो पत्नी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। लेकिन ये भी बात है कि जो गर्भवती होती है वो सती नहीं होती है। ठीक है, और गर्भवती स्त्री अपने
पिता के घर में भी नहीं रह सकती। तो इस बात की जब पुष्पावती को सूचना प्राप्त हुई तो ये आबू से लौटकर, आबू और गुजरात के मध्य एक स्थान है वीरनगर, क्या नाम है, वीरनगर, यहाँ पर रहने लगी। कौन, पुष्पावती। ठीक है, आबू से लौटकर आ गई और कहाँ रहने लग गई, वीरनगर रहने लग गई। और वीरनगर में ही इन्होंने एक गुफा में, या कह सकते हैं गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, जन्म दिया। और पुत्र किसको सौंप दिया, एक ब्राह्मणी थी कमलावती, कमलावती ब्राह्मणी को, कमलावती नामक ब्राह्मणी को ये पुत्र सौंप दिया। और पुष्पावती क्या हो गई, सती हो गई। पुष्पावती क्या हो गई, सती हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गुफा में जन्म हुआ पुत्र का, और पुत्र को किसको सौंप दिया, कमलावती नामक ब्राह्मणी को सौंप दिया पुष्पावती ने, और स्वयं क्या हो गई, सती हो गई। और फिर कमलावती नामक ब्राह्मणी ने इसका गुफा में क्या किया, लालन पोषण। गुफा में क्या किया, लालन पोषण, पालन पोषण कह सकते हैं, लालन पालन का कह सकते हैं, पालन पोषण किया। और गुफा में पालन पोषण होने के पश्चात ही आपको पता है इनका नाम क्या पड़ जाता है, गुहिल पड़ जाता है। गुहिलोत, गुहादत्त या गुहिलादित्य पड़ जाता है। इनके बारे में आपको ये जानकारी, ये कहानी ध्यान में रखनी है, और कोई विशेष बातें इनके संदर्भ में नहीं है। गुहिल के बाद में आगे जो शासक हुए वो कौन हुए, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए गुहिल 566 ईस्वी में, आगे सन आपको कोई ध्यान नहीं रखनी है। गुहिल के बाद में आगे जो शासक होंगे वो होंगे राजा भोज। कौन होंगे, राजा भोज। राजा भोज के बाद में एक होंगे नाग, जिनको नागदित्य के नाम से भी जाना जाता है, नागदित्य के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब भीलों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ये भीलों को पसंद नहीं करता था, इस कारण मौका देकर भीलों के द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। राजा भोज, उसके बाद में नागदित्य जिनको हम कह सकते हैं। उसके बाद में अगले जो शासक आएंगे वो आएंगे महेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम। ठीक है, उसके बाद में आएंगे अपराजित, अपराजित। उसके बाद में शीलादित्य सेकंड आएगा। उसके बाद में कौन आएंगे, शीलादित्य सेकंड। उसके बाद में आ जाएंगे महेंद्र सेकंड, महेंद्र द्वितीय। ठीक है, तो ये कुछ राजा हुए दोस्तों। मेवाड़ की वंशावली में इनके नाम मिलते हैं। इनके बारे में कोई ऐतिहासिक संदर्भ या तथ्य नहीं पाया गया है, तो केवल आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी है। कई बार इनका प्रारंभिक जो विवरण है ये नहीं होता है, लेकिन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है वंशावलियों में, तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। राजस्थान पुलिस की 2018 की जो एग्ज़ाम थी उसमें चौहानों के बारे में प्रारंभिक जो राजा थे उनकी वंशावली में कौन कौन राजा हुए उनका क्रम पूछ लिया गया था। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुहिल के पश्चात कौन कौन मुख्य राजा हुए, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम महेंद्र द्वितीय ये जो राजा हुआ, इसकी हत्या किसने कर दी, भीलों ने। हत्या किसने की, भीलों ने। क्यों कर दी, क्योंकि ये भीलों पर इसने क्या लगा दिया, कर लगा दिया। भीलों पर क्या लगाया, कर लगाया। और भीलों का अत्याचार और शोषण, भीलों पर क्या करता था ये, अत्याचार और शोषण। भीलों पर अत्याचार और शोषण करता था। तो कहने का मतलब आपको पता है कि भील हमेशा मेवाड़ के महाराणाओं के प्रमुख सेनापति रहे हैं, और यहाँ पर भीलों के ऊपर अत्याचार करते हैं महेंद्र सेकंड। इससे भील नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर इन्होंने क्या कर दी, भीलों ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और महेंद्र द्वितीय का जो पुत्र था,
पुत्र, उस पुत्र का नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। कालभोज, जिनको बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी समयावधि के बारे में जानकारी मिलती है 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। तो अब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कालभोज या बप्पा रावल, इनका शासनकाल रहा कब से कब तक? 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो कालभोज के बारे में आप बता सकते हैं महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे और विशेष रूप से मेवाड़ का प्रथम प्रतापी कह सकते हैं, प्रथम शक्तिशाली शासक। मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ या प्रथम शक्तिशाली ताकतवर जो शासक हुआ? कालभोज हुआ, बप्पा रावल। ठीक है, और इनके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किस शासक को कहा जाता है? तो कालभोज या बप्पा रावल को कहा जाता है। ये बचपन में इनके बारे में जानकारी मिलती है कि बचपन में ये हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि की क्या चराते थे? गायें। हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि की गायें चराते थे कौन? कालभोज या बप्पा रावल। बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। कैसे थी दोस्तों? देखिए, बचपन में हारित ऋषि की गायें चराते थे और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। राज्य की क्या हुई? प्राप्ति। हारित ऋषि के राज्य के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति हुई कालभोज को। और जब इनका शासन था तो जुनैद के नेतृत्व में, अरब आक्रमणकारी था, जुनैद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण हुआ। अरब आक्रमण हुआ किस पर? मेवाड़ पर। अरब आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में शिकस्त झेलनी पड़ी किसको? जुनैद को। और इस आक्रमण का जवाब दिया और मेवाड़ की रक्षा की किसने? कालभोज ने। मेवाड़ की रक्षा की किसके द्वारा? कालभोज के द्वारा। ठीक है, जुनैद के नेतृत्व में अरब आक्रमण का मुकाबला किया, जुनैद को शिकस्त झेलनी पड़ी और मेवाड़ की जनता की रक्षा की कालभोज ने। और इससे फिर प्रसन्न होकर, इस बात से जब आक्रमण का कड़ा जवाब दिया कालभोज ने, तो इससे प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने इनको बप्पा रावल की उपाधि दी। बप्पा रावल की क्या दी? उपाधि। हारित ऋषि ने इनको बप्पा रावल की क्या दी? उपाधि दी। उपाधि का कारण यही था कि इस आक्रमण में, अरबों के आक्रमण से मेवाड़ की जनता की रक्षा इनके द्वारा की गई। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं आगे जो प्रमुख बात है, उसमें मेवाड़ में उदयपुर के निकट कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी का, किसका? एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ जी का क्या बनाया? मंदिर बनाया। किसने? कालभोज ने। उदयपुर में एक गांव है कैलाशपुरी गांव, वहां पर एकलिंगनाथ जी का क्या बनवाया? इन्होंने मंदिर बनवाया। किसने? कालभोज ने। ठीक है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में सबसे बड़ा शिव मंदिर माना जाता है। पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का क्या माना जाता है? एकमात्र मंदिर माना जाता है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसमें चतुर्मुख शिवलिंग की प्रतिमा है। तो ऐसा भी एक मात्र उदाहरण राजस्थान में मिलता है, एकलिंगनाथ जी मंदिर। एकलिंगनाथ जी मंदिर के बारे में आप ध्यान रखेंगे, मेवाड़ के महाराणाओं के क्या थे? कुल देवता हुए हैं। ठीक है, तो ये मंदिर भी किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? कालभोज के द्वारा निर्मित करवाया गया।
उसके पश्चात ध्यान रखेंगे राजधानी, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। और नागदा में एक मंदिर बनाया, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, ये भी ध्यान रख लेंगे। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में। तो राजधानी नागदा को किसने बनाया? काल भोज के द्वारा बनाया गया। उसके पश्चात आगे जो जानकारी मिलती है कि 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। किसने? कालभोज ने। ये जानकारी भी मिलती है मानमोरी के शिलालेख से। मानमोरी के शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? कालभोज ने। ठीक है, मानमोरी के शिलालेख में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 3री शताब्दी में करवाया था। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में कालभोज ने, ये भी ध्यान रखेंगे, कालभोज या बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के, सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए। और अपने सिक्कों पर सूर्य की आकृति, सिक्कों पर क्या अंकित करवाई? सूर्य की आकृति या चिन्ह अंकित करवाया। ये भी ध्यान रखना है, सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित करवाई गई कालभोज के द्वारा। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन करने का जो श्रेय दिया जाता है वो कालभोज को दिया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है, आपको पता है कि ये एक बार में 2 भैंसों की बलि दिया करते थे, 4 बकरों का भोजन करते थे। ठीक है, और इसके अलावा 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा जो ऊपर होता है वो बांधा करते थे। 32 मन की इनकी क्या हुआ करती थी? खड़ग होती थी, तलवार हुआ करती थी। ठीक है, ये ऐसी बातें भी इतिहास में इनके बारे में मिलती हैं। इनकी मृत्यु नागदा में हुई। तो इनकी कुंभा का नाम आ गया, बप्पा रावल की छतरी या कालभोज की जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? नागदा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने देखा है प्रारंभिक जो शासक हैं उनमें सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। और ये सही बात है कि ये प्रथम प्रतापी और शक्तिशाली शासक हुए। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि बचपन में हारित ऋषि की गायें चराते थे। इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई। और जुनैद के नेतृत्व में अरब आक्रमण का सामना करते हुए इन्होंने मेवाड़ की जनता की रक्षा की। और कालभोज को उसके पश्चात हारित ऋषि ने बप्पा रावल की क्या दी? उपाधि दी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस बात की जानकारी मानमोरी के शिलालेख में मिलती है। और आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा 3री शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, ये जानकारी भी हमें मानमोरी की शिलालेख में प्राप्त होती है। कालभोज ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए और सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित करवाई। और अंत में इनकी जो मृत्यु है इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये भी जानकारी मिलती है कि अपने जीवन काल में अंतिम समय में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। इनकी मृत्यु नागदा में हुई। यहाँ पर बप्पा रावल या कालभोज की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। उसके बाद में दोस्तों आगे हम कालभोज के बाद में आगे बात करते हैं। तो आगे शासक होंगे कौन? राजा अल्लट। राजा अल्लट, राजा अल्लट। तो राजा अल्लट के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आती है उसमें यही आता है कि इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई
वो किसको बनाया? आहड़ को। तो मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाई? राजा अल्लट ने। और जगत गांव में, कहाँ पर? जगत गांव में जगत अंबिका का मंदिर बनाया। जगत अंबिका का मंदिर बनवाया। जगत अंबिका का क्या बनाया? मंदिर। किसने बनवाया? राजा अल्लट ने। इनके बारे में मेवाड़ में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानकारी है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, सर्वप्रथम किसका गठन किया? नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही का गठन किस शासक के द्वारा किया गया? राजा अल्लट के द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया। जगत गांव में जगत अम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। और इसके अलावा भाटों ने इसको उपाधि दी आलू रावल। किसकी उपाधि दी? आलू रावल की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके द्वारा दी गई? भाटों द्वारा। आलू रावल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? राजा अल्लट। और इसके अलावा इसने होण राजकुमारी हरिया देवी, होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी से क्या किया? विवाह। होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किसने? राजा अल्लट ने। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके द्वारा किया गया? तो राजा अल्लट के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो अगली जानकारी इनके बारे में आती है वो ये आती है कि इन्होंने आहड़ में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और कोई विशेष बातें आपको यहाँ पर इनके बारे में नहीं मिलेंगी, जो थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। राजा अल्लट, इनकी राजधानी आहड़ थी। जगत गांव में जगत अंबिका का मंदिर बनवाया और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करने वाला शासक राजा अल्लट था और आलू रावल की उपाधि ग्रहण करने वाला शासक राजा अल्लट था। ये उपाधि भाटों के द्वारा इसको दी गई थी। और होण राजकुमारी हरिया देवी से इसने क्या किया? विवाह किया। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। उसके बाद में आगे जो शासक हुए उन शासक का नाम है रण सिंह। क्या नाम है? आगे शासक होंगे रण सिंह। और रण सिंह के 2 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। 2 पुत्र थे। और 2 पुत्र कौन कौन से थे? तो एक का नाम था सेम सिंह। एक का नाम क्या था? सेम सिंह। और एक का नाम था राहत। क्या नाम था? राहत। रण सिंह के 2 पुत्र हुए, एक का नाम सेम सिंह और दूसरे का नाम राहत। सेम सिंह ने सबसे पहले रावल की, सबसे पहले या कह सकते हैं रावल की उपाधि धारण की। रावल की उपाधि धारण की और रावल शाखा को जन्म दिया। रावल शाखा प्रारंभ की। किसने? सेम सिंह ने। और राहत, ये सिसोदा ग्राम, ये कहाँ चला गया? सिसोदा ग्राम। सिसोदा ग्राम में रहने के कारण ये आगे जाकर ये सिसोदिया कहलाएंगे। सिसोदा ग्राम में इन्होंने राणा शाखा क्या की? प्रारंभ। राणा शाखा प्रारंभ की इन्होंने राहत ने। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। रण सिंह के 2 पुत्र सेम सिंह, राहत। सेम सिंह ने रावल की उपाधि धारण की सर्वप्रथम और रावल शाखा प्रारंभ की। और उसके बाद में राहत ये सिसोदा ग्राम में चले गए और यहीं से फिर आगे जाकर सिसोदिया वंश की स्थापना होगी राणा हमीर के द्वारा। ठीक है, और राणा शाखा प्रारंभ करने का श्रेय भी राहत को दिया जाता है। सेम सिंह, इसके 2 पुत्र थे। इसके आपको ध्यान रखना है 2 पुत्र थे। सेम सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह
और सामंत सिंह के बाद में कौन आएंगे? कुमार सिंह। ये 2 पुत्र थे सेम सिंह के, तो इनके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। सेम सिंह के 2 पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह के बारे में। इनका जो विवाह है, इनका विवाह है किससे हुआ? पृथ्वीबाई से। किससे हुआ? पृथ्वीबाई से। ये पृथ्वीबाई कौन थी? तो अजमेर का चौहान शासक है, अजमेर के चौहान शासक, नाम है पृथ्वीराज द्वितीय। क्या नाम है? पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान सेकंड। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं वो थर्ड है, तृतीय है। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की ये क्या थी? बहन थी। कौन? पृथ्वीबाई। और इसके साथ में किसका विवाह हो गया? सामंत सिंह का विवाह हो गया। ठीक है। और जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी शत्रुता इस समय किससे चल रही थी? नाडोल के कीर्तिपाल से। नाडोल के कीर्तिपाल से चल रही थी। ठीक है। तो इस कारण से जो कीर्तिपाल है वो किससे नाराज हो गया? सामंत सिंह से हो गया। ये कहानी आपको ध्यान में रखनी होगी। शत्रुता पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से थी, और जब इन्होंने अपनी बहन का विवाह पृथ्वीबाई का किसके साथ में कर दिया? सामंत सिंह से, तो कीर्तिपाल भी इससे क्या हो गया? नाराज हो गया। तो कीर्तिपाल ने फिर किसकी सहायता से, ये परमार राजा था एक, मालवा का परमार राजा, मालवा का के परमार शासक मुंज, क्या नाम था इसका? मुंज। उसकी सहायता से, मुंज की सहायता से किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण कर उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने। ध्यान रखेंगे, मालवा के परमार शासक मुंज की सहायता से नाडोल के कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसके ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और सामंत सिंह को क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है। और इस बात का फिर बदला इसी का भाई लेगा कुमार सिंह। कुमार सिंह फिर किसको हराएगा? कीर्तिपाल को। ठीक है। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराकर चित्तौड़ क्या कर लिया? पुनः प्राप्त कर लिया। पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये दोनों भाइयों से संबंधित बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक कहानी की तरह है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामंत सिंह और कुमार सिंह के बाद में आगे जो शासक आएंगे वो इम्पोर्टेंट हैं, और उनका नाम है रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह। अब रावल की उपाधि आपको पता है इनके पास में होगी। सेम सिंह के बाद में जो भी राजा होंगे वो सारे अपने नाम के आगे रावल लगा लेंगे, रावल जेत्र सिंह। और इनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य रावल जेत्र सिंह का क्या रहा? शासन रहा। और रावल जेत्र सिंह के बारे में क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं? तो इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता मानते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता डॉक्टर दशरथ शर्मा किसको मानते हैं? रावल जेत्र सिंह को मानते हैं। इनका शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी के मध्य रहता है। ठीक है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल मानते हैं। इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना है किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है। रावल जेत्र सिंह के शासनकाल को
ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता माना है और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना है। इनके शासनकाल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। उसके बाद में इतिहास में एक युद्ध होता है दोस्तों, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, भूताला हल्दी घाटी के समीप राजसमंद में पड़ता है भूताला का युद्ध। और इस युद्ध के बारे में कोई निश्चित वर्ष से पता नहीं चलता है, 1226-1227 के लगभग माना जाता है। ठीक है, 1226-1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ। रचना है एक किसकी, जयसिंह सूरी की। जयसिंह सूरी की रचना, नाम है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। उसमें इस बात की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसमें इस युद्ध के बारे में क्या मिलती है, जानकारी। जयसिंह सूरी की रचना हमीर मद मर्दन में इस बात की जानकारी मिलती है भूताला के युद्ध के बारे में। 1226-27 ईस्वी के लगभग ये युद्ध हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ, तो दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश शासक बने। इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य, किसके मध्य, जेतर सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ। और इसमें विजयी कौन हुआ, परिणाम क्या निकलेगा इसका, जेतर सिंह विजयी हुआ। जेतर सिंह क्या हो गया, विजयी हुआ। और इसमें हार किसकी हुई, इल्तुतमिश की। ये ध्यान रखेंगे। भारतवर्ष का सम्राट यहाँ पर हार जाता है जेतर सिंह से भूताला के युद्ध में। इस बात की जानकारी मिलती है जयसिंह सूरीकृत हमीर मद मर्दन में। ठीक है, भारतवर्ष का सम्राट हारेगा तो गुस्सा आएगा, जायज बात है। तो यहाँ से जब ये भाग रहा था तो भागते समय इल्तुतमिश ने यहाँ से भागते समय नागदा, किसको, नागदा को तबाह कर दिया। नागदा को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। इसमें आग लगा दी, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया दोस्तों, नष्ट कर दिया। तबाह कर दिया या नष्ट कर दिया, काफ़ी नुकसान पहुंचाया इल्तुतमिश ने किसको, नागदा को। इस कारण जेतर सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाई किसको, चित्तौड़। नई राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़गढ़ को। ये ध्यान रखेंगे, नई राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। तो तीसरी राजधानी आ गई है। पहली नागदा बनाई किसने, कालभोज ने। अल्लट ने बनाई आहड़। और अब चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, रावल जेतर सिंह। और इसका कारण ये था कि भूताला के युद्ध में पराजित होने के पश्चात इल्तुतमिश जब भाग रहा था तो भागते समय इसने नागदा को आग लगा दी, खेत खलिहान जो संसाधन थे उनको नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से जब नागदा तबाह हो गया तो नई राजधानी के रूप में चित्तौड़गढ़ को स्थापित किया रावल जेतर सिंह ने। और इनके बारे में ये भी जानकारी मिलती है कि 1248 में जो दिल्ली का नया सुल्तान था सुल्तान नसीरुद्दीन, जो टोपियां सिलकर अपना जीवन यापन करता था, जिनके बारे में कहा जाता है, उसने भी इसके ऊपर एक बार असफल आक्रमण किया था। असफल आक्रमण किया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि आक्रमण किया लेकिन इस आक्रमण में इनको कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि वाकई में मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल यानी एक विजेता के तौर पर दिखाई देते हैं रावल जेतर सिंह। उसके बाद में आगे रावल जेतर सिंह के बाद में आएंगे तेज सिंह। कौन आएंगे, तेज सिंह, रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह, इनके बारे में यही है, ये एक बात पता चलती है कि इनके समय जो दिल्ली का सम्राट था, दिल्ली का जो सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने, गयासुद्दीन बलबन ने इन पर आक्रमण किया, इनके ऊपर क्या किया, आक्रमण। और ये आक्रमण क्या रहा दोस्तों, विफल रहा।
आक्रमण क्या रहा, विफल रहा। तो रावल तेज सिंह के ऊपर दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण क्या हुआ, विफल हुआ, विफल रहा। किसी प्रकार की कोई सफलता बलबन को नहीं मिली। ठीक है, कड़ा जवाब दिया तेज सिंह ने। और इनके समय 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ, नाम थोड़ा लंबा है, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसकी रचना हुई। तो मेवाड़ चित्रशैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किस शासक के काल में हुई, रावल तेज सिंह के काल में हुई। और इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, तो कमल चंद्र के द्वारा हुई। ये भी ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में एक शासक और देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो शासक होंगे उनका नाम है समर सिंह। क्या नाम है, समर सिंह। तो समर सिंह के बारे में आपको ध्यान में रखना है। समर सिंह के बारे में जो विशेष बात है वो यही है कि जिन प्रभ सूरी की रचना थी, की रचना का नाम है तीर्थकल्प। जिन प्रभ सूरी की रचना तीर्थकल्प के अनुसार इसने अलाउद्दीन का जो सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, और उसका नाम था उलुग खां। क्या नाम था, उलुग खां। उसे मालवा जाने का क्या लिया था, कर लिया था। ये जानकारी मिलती है जिन प्रभ सूरी की रचना तीर्थकल्प में कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां से मालवा जाने का रास्ते का कर लिया किसने, समर सिंह ने। ठीक है, और समर सिंह के बारे में दो जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, और इसके अलावा एक चीरवा शिलालेख में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह को क्या कहा गया है, शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता, शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता किसको कहा गया है, समर सिंह को कहा गया है, शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता। और चीरवा शिलालेख में इसे कहा गया है सिंह के सदृश और सूर के समान बताया गया है किसको, समर सिंह को। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और कोई विशेष बात इनसे संबंधित नहीं है। और देख लेंगे समर सिंह के बारे में। तो इनके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन कौन से थे, तो एक थे रावल रतन सिंह, बड़े पुत्र यही थे रावल रतन सिंह, और इसके अलावा एक था कुंभकर्ण। ठीक है, समर सिंह के दो पुत्र थे रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण ये कहाँ चले जाते हैं, नेपाल। कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। और नेपाल जाकर इन्होंने नेपाल में राणा शाही वंश की नींव रखी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आगे फिर रावल रतन सिंह आएंगे इतिहास में, इनके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। 1301 से 1303 के बीच में मेवाड़ का शासन इनके हाथ में रहेगा। और इन्हीं के नेतृत्व में आपको पता है मेवाड़ का प्रथम क्या होगा, साका होगा, जो राजस्थान का दूसरा साका कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मेवाड़ राज्य की प्रारंभिक जानकारी इन स्रोतों के माध्यम से इतिहास में इन शासकों को पढ़ने के पश्चात निश्चित तौर पर मिली होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो तथ्य मैंने बताए हैं पूरी तरह से ऑथेंटिक और परीक्षापयोगी हैं, तो आप इनका निरंतर अध्ययन कीजिए।